नमस्कार दोस्तों हम सफ़र क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। आपको भली भांति पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है, किस चीज़ का, इतिहास का, वह बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है जो हमको नॉलेज के दृष्टि से भी और देखिएगा तो एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद ये जो लेक्चर होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद में, इसमें हम लोग फ्रांस के क्रांति तक पढ़ने वाले हैं। फ्रांस की क्रांति टोटल इस लेक्चर का लगभग 3 पार्ट आने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति तक। फ्रांस के क्रांति के बाद जो दूसरा आएगा उसमें इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा पार्ट में इसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि यूरोप आखिर होता क्या है, यूरोप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो दुनिया है पूरा का पूरा दुनिया में महादेश का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ कंट्रीज से बनता है, यानी कि बहुत सारे देश को मिलाने के बाद एक जो भूमि तैयार होता है उसी को हम लोग महादेश बोलते हैं। मतलब देशों के मिलने से बनता है। जैसे आपके राज्य के मिलने से क्या बनता है, बहुत सारा राज्य मिलकर देश का निर्माण करता है, उसी प्रकार से बहुत सारा महादेश मिलकर किसका निर्माण करता है, बहुत सारा देश मिलकर महादेश का निर्माण करता है। और जितना दुनिया है उसमें टोटल आपका 7 महादेश है अभी तक। उसमें नंबर 1 पर आता है एशिया महादेश, जिस महादेश में हम लोग रहते हैं, यानी भारत, चाइना, जितना भी पाकिस्तान, ये सब है एशिया महादेश में। दूसरा जो महादेश है यूरोप महादेश, तीसरा है अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका और 5वां है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अंटार्कटिका महादेश। समझ रहे हैं दोस्तों ये जो 2 नंबर वाला आपको यूरोप महादेश दिख रहा है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इतना याद रखिएगा, यूरोप महादेश ही है वो जहाँ से अंग्रेज लोग हमारे देश में आया हुआ था। अंग्रेज को तो हम लोग भली भांति जानते हैं, जो एक ब्रिटेन नाम का देश है वहीं से आया था। तो दोस्तों इतना मतलब कि हम लोग जानते हैं सिर्फ अंग्रेज को ही जानते हैं, दूसरी दुनिया के लोगों का मतलब सिर्फ हम लोग किससे जानते हैं, अंग्रेज से। लेकिन ऐसा नहीं है, यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है, ब्रिटेन के नागरिक, यानी जैसे भारत एक देश है, चाइना एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, कहाँ, एशिया में, उसी प्रकार से यूरोप में भी बहुत सारा देश है जहाँ पे एक ब्रिटेन नाम का देश है और वहाँ के नागरिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारा देश है वैसे ही यूरोप में भी बहुत सारा देश है। वहाँ पे जैसे फ्रांस है, स्वीडन है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ब्रिटेन है, बहुत सारा देश है दोस्तों। तो उसी देश में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पहले राजतंत्र हुआ करता था वैसे ही यूरोप में भी राजतंत्र हुआ करता था। बहुत सारा बदलाव हुआ, हम लोग 9th में पढ़े भी हुए हैं। वहां पे एक देश है, बहुत प्यारा सा देश है, फ्रांस नाम का। फ्रांस जो देश है वहाँ पे भी राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे बहुत ही भोग विलासी किस्म के राजा थे, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, प्रजा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, जिससे वहाँ की जनता क्या की, वहाँ क्रांति कर दी। आप लोग को पता ही है, जो जब 9th क्लास में हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं, वहाँ पे फ्रांस की एक बहुत बेजोर क्रांति हुई थी, आपको पता है 1789 में। और इस 1789 के क्रांति को हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग 10th क्लास के इस चैप्टर पे चलेंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे भूमिका रहने वाली है। दोस्तों हुआ क्या कि जिस तरीके से आप लोग उपनिवेश के बारे में जानते हैं, जो यूरोप के जितने भी शक्तिशाली देश थे अपना उपनिवेश चारों तरफ बनाते जा रहे थे। उपनिवेश का मतलब समझा दे थोड़ा सा, जब भी कोई एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे अपना आधिपत्य जमा लेती है, यानी कोई भी शक्तिशाली देश, अगर मान लेते हैं कोई एक शक्तिशाली देश है, वह क्या करती है, किसी कमजोर देश पे, किस देश पे, कमजोर देश पे अपना कब्जा हथिया ले, लेकिन किस दृष्टि से, उसको शासन नहीं करना हो बल्कि वहां पे व्यापार करना हो, यानी व्यापार के दृष्टि से जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे अपना आधिपत्य जमा ले, उसी को हम लोग बोलते हैं उपनिवेश। क्या बोलते हैं, उपनिवेश। और उस नीति को बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो यूरोप के जितने भी देश थे वो लोग उपनिवेशवाद की नीति पे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते जिस तरीके से इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, अंग्रेज लोग हमारे देश में आकर हमें उपनिवेश बना दिए, उसी प्रकार से वे लोग उत्तरी अमेरिका में भी जाकर, कहां पे दोस्तों,
उत्तरी अमेरिका में जाकर वहां के 13 देश को यानी 13 जगह पे वो अपना क्या किए, उपनिवेश बनाए। और धीरे धीरे उस उपनिवेश में क्या होने लगा, अपने आज़ादी के लिए, जिस तरीके से भारत अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, उसी प्रकार से वे 13 उपनिवेश आपस में मिला और आपस में मिलने के बाद लड़ाई किया। उस लड़ाई में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट है, एक सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 7 वर्षों तक एक युद्ध चला, उसी को हम लोग सप्तवर्षीय कहते हैं। उस युद्ध में फ्रांस बिल्कुल तरीके से इंग्लैंड से हार गया। कौन हार गया दोस्तों? फ्रांस हार गया। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड बोले तो अंग्रेजों का देश, तो इंग्लैंड से हार गया फ्रांस। अब फ्रांस को इसका बदला लेना था, किससे? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से बदला लेने के लिए फ्रांस जो है अमेरिका के नागरिकों को, किसको? अमेरिका के, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, जब भी बोले तो उत्तरी अमेरिका में, तो अमेरिका के नागरिकों को भड़काने लगा। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, कि भाई साहब तुम लोग लड़ाई करो, लड़ाई करोगे, इंग्लैंड को मारोगे तभी तो तुम स्वतंत्र हो पाओगे। तो अमेरिका के लोगों को कहना था कि भाई साहब हम लड़ तो ले, लेकिन मेरे पास हथियार नहीं है। क्या नहीं है? हथियार नहीं है, यानी बंदूक नहीं है, गोली नहीं है। तो फ्रांस का बस इतना सा दिक्कत कि आपको हथियार हम देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यानी फ्रांस उसको, अमेरिका को हथियार दिया। फिर कहा कि दोस्तों अगर हथियार मिल भी जाए तो हमारे पास सैनिकों को खिलाने के लिए खाना तक नहीं है। तो फ्रांस कहा कि ठीक है, ये भी हम आपको देते हैं, यानी खाना भी दिया, फ्रांस अमेरिका को पैसा भी दिया, और जरूरत पड़ने पर सैनिक कम गए तो फ्रांस अपना सैनिक भी अमेरिका को दिया, ताकि किससे लड़ाई लड़ा जा सके? इंग्लैंड से लड़ाई लड़ा जा सके। और फ्रांस जो है अपने मंसूबे में भाई पास भी हो गया, यानी इंग्लैंड को हरा दिया गया और अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर गया। इसी प्रकार से जब जो फ्रांस है अमेरिका को जिताने के लिए बहुत सारा भोजन दिया, पैसा दिया, हथियार दिया और सैनिक दिया, और इसके सैनिक जो अमेरिका में थे वो लोग वहां पे देखे कि भाई अमेरिका आजाद हो गया है, अमेरिका में क्या आ गया है? गणतंत्र आ गया है। क्या आ गया है? गणतंत्र आ गया है। वहां के लोग स्वतंत्र हो गए हैं और अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो जो फ्रांस का सैनिक था वो तो कहा भाई साहब बहुत अच्छा बात है कि हमें भी क्या होना है? स्वतंत्र होना है। और फ्रांस को इसी का जो खमियाजा था भुगतना पड़ा। जब अमेरिका से फ्रांस के सैनिक वापस गए तो वे लोग भी फ्रांस से क्या मांगने लगे? वहां के राजा से क्या मांगने लगे? कि भाई हमें भी स्वतंत्र कर दो, कि जिस तरीके से अमेरिका स्वतंत्र हुआ है हमें भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। और इसी बीच में वहां के लोग भी राजा से उब चुका था, क्योंकि वहां पर जो था निरंकुश राजा था, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो सैनिक अमेरिका से फ्रांस में वापस गया था और वहां के लोगों ने मिलकर राजा के खिलाफ में क्रांति कर दिया, और इसी को 1789 के फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जनता इतना बेकाबू हो गया कि राजा और रानी दोनों को वहां पे फांसी देकर मार दिया गया, लटकाकर मार दिया गया। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी आपको समझ में आया किसके बारे में? फ्रांस की 1789 की क्रांति में। याद रखिएगा इस चीज को, आगे काम आने वाला है। थोड़ा सा और समझते हैं। फ्रांस की जो क्रांति हुआ 1889 के, उसके बाद में हम लोग क्या किए? सॉरी दोस्तों, 1789 कौन सी क्रांति? 1789 की क्रांति। 1789 की क्रांति जो हुआ, इस 1789 की क्रांति में एक सैनिक था, सेनापति के रूप में एक व्यक्ति बहुत तेजी से उभर रहा था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? नेपोलियन बोनापार्ट। इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसमें इनका बहुत ज्यादा भूमिका है। नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनापति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा था। और याद रखिएगा यहाँ पर 1789 में यहाँ क्या हो गया? फ्रांस स्वतंत्र हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? अपना संविधान लागू हो गया। क्या हो गया? एक संविधान लागू हो गया, और अपने तरीके से वहाँ की जनता क्या करने लगी? शासन करने लगी। लेकिन जब नेपोलियन वहाँ का सेनापति था तो देखा कि भाई स्वतंत्रता के बाद फ्रांस में कोई ज्यादा विकास हो नहीं पा रहा है, वहां का लोग मनमानी कर रहा है, कोई भी काम सिस्टम से कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए क्या किया कि नेपोलियन समझ गया कि अगर फ्रांस का विकास चाहिए तो हमें इसके कब्जा जो है, इसका जो भी गद्दी है अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और याद रखिएगा 1804 आते आते नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या बन गया दोस्तों? फ्रांस का सम्राट। कौन बन गया? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट था ना दोस्तों,
दोस्तों, बहुत महत्वाकांक्षी इंसान था, बहुत अपने शासन को बढ़ाना चाहता था और वैसा किया भी। वह धीरे धीरे फ्रांस के जितने भी छोटे छोटे राज थे सब पे आधिपत्य कर लिया और धीरे धीरे इटली, जर्मनी, जितना भी माना जाता है दोस्तों कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर, किसको छोड़कर, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के अधिकांश भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। तो कब्जे में तो किया, देखिए नेपोलियन का एक नीति था कि नेपोलियन जो भी बड़े लोगों का जो भी अधिकार था, विशेषाधिकार, उस अधिकार को छीन लेता था और गरीबों में उसको बांट देता था। यानी यह मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए ज्यादा काम किया करता था। नेपोलियन जो है मजदूरों के लिए ज्यादा काम किया करता था। नेपोलियन का कहना था कि किसान अगर खेती करता है तो खेत किसका हुआ, किसान का हुआ, लेकिन पहले खेत किसका हुआ करता था, जमींदार का हुआ करता था। तो नेपोलियन जमींदार से खेत को छीनकर किसान को दे दिया। अब बताइए, जो राजा गरीबों के लिए इतना काम करे वह गरीबों का मसीहा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि नेपोलियन को लोग बहुत ज्यादा चाहने लगा नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन को पता था कि अगर अपना साम्राज्य को स्थापित करना है तो भाई सैनिक बहुत मजबूत करना होगा। तो नेपोलियन क्या किया, स्टार्टिंग में तो भाई सबको जीतते गया, लेकिन गलती क्या किया, सब पे फ्रांस का आधिपत्य जमाने लगा। यानी जबरदस्ती फ्रांस का झंडा हर जगह फहराने लगा। फ्रांस का जो राष्ट्रगीत है हर देश में गाने लगा। इस वजह से थोड़ा सा क्या हो गया कि दिक्कत हुआ। और देखिए दोस्तों, नेपोलियन जो है, नेपोलियन हर एक देश से सैनिक को बुलाने लगा और सैनिक को बुला बुला कर क्या किया कि फ्रांस की सेना में इकट्ठा करने लगा, जिससे लोग जबरदस्ती के वजह से थोड़ा सा लोग नाखुश होने लगे। और उन लोगों को पता, जितना भी छोटा छोटा देश था सबको पता था कि भाई अगर नेपोलियन को नहीं रोका गया तो नेपोलियन पूरा कहर की तरह पूरा यूरोप पे बरसेगा। जिस वजह से जितने भी छोटे मोटे देश थे सब एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद, रुकिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो दोस्तों हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से नेपोलियन क्या किया, सभी यूरोप के लोगों को, यूरोप के लोगों को क्या किया, जबरदस्ती एकजुट करने लगा और अपना राष्ट्रीय गीत सबसे गवाने लगा, अपना राष्ट्रीय झंडा सबसे फहराने लगा, अपना बोले तो फ्रांस का, और अपना भाषा यानी फ्रेंच भाषा को सबतर का राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, जिससे लोगों को अपने क्षेत्रों से प्यार होने लगा कि भाई हमें अपने क्षेत्रों को देखना है, बाहर के क्षेत्रों को यानी नेपोलियन को नहीं देखना है। और इस वजह से मिलकर कुछ देश जो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, उसके बाद प्रसा, उसके बाद ब्रिटेन, सॉरी दोस्तों, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और एक था रूस, ये चारों देश मिलकर क्या किया कि नेपोलियन के खिलाफ में, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस, ये चारों देश मिलकर क्या किया कि नेपोलियन के खिलाफ में युद्ध जारी कर दिया और अंततः चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। और हराने के बाद याद रखिएगा 1814 के करीब में एक लड़ाई हुआ और पूर्ण रूपेण से जो नेपोलियन है 1815 में जाकर पराजित हुआ। अब बताइए, जब दोनों लड़ेगा भाई तो खून उन बहेगा, खूब मार काट होगा, घाव होगा। तो जैसे ही यह चारों युद्ध को जीता, तो आप बताओ युद्ध जीतने के बाद क्या होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जैसे ही युद्ध जीता, तो युद्ध जीतने के बाद जितने भी सैनिक लोग थे भाई कहा कि हमको तो भाई थोड़ा सा पार्टी चाहिए, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, दारू चले, चिकन चले, जो भी चले। तो एक पार्टी के रूप में इसमें जो सबसे शक्तिशाली था ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। तो भाई जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे अमीर होगा, वही पार्टी देगा। तो ऑस्ट्रिया क्या किया, ऑस्ट्रिया सभी लोगों को जो भी नेपोलियन के खिलाफ में लड़ा था सबको एक पार्टी दिया। और यह पार्टी कब हुआ? 1815 में। कहा 1815। अब बताओ दोस्तों, अगर हम पार्टी देते हैं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे घर पे आना होगा कि सारा सामान लेके हम आपके घर पे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी देता है वहां पे लोगों को जाना होता है। तो ऑस्ट्रिया क्या किया, पार्टी दिया। किसको? प्रसा, ब्रिटेन, रूस और भी छोटी छोटी जो शक्तियां ऑस्ट्रिया का मदद किया था उसको। तो जिस वजह से ऑस्ट्रिया क्या किया, अपने घर, अपने राजधानी वियना में, कहां पे? वियना में एक पार्टी दिया जहां पे सब लोग आए थे। और यह पार्टी कब हुआ? 1815 में। किस खुशी में? नेपोलियन को पराजित करने की खुशी में। और याद रखिएगा, इसी 1815
के जो पार्टी हुआ था उसी पार्टी को हम लोग जानते हैं वियना सम्मेलन के नाम से। किस सम्मेलन के नाम से? वियना। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भाई वियना सम्मेलन क्या है, तो सीधा बोलेंगे नेपोलियन को पराजित करने के बाद जो भी शक्तियां ऑस्ट्रिया के साथ थी, जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसा, उसके बाद में प्रसा, ब्रिटेन और रूस, इन सभी ने मिलकर एक ऑस्ट्रिया से पार्टी मांगा और यह ऑस्ट्रिया जो पार्टी था 1815 में अपनी राजधानी वियना में दिया और इसी को हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, कौन था? मेटरनिक था। वही मेटरनिक क्या किया? इस पार्टी का अगुवाई किया, यानी इसका जो मेन था वह होस्टिंग कौन किया? मेटरनिक किया। तो याद रखिएगा 1815 का जो वियना सम्मेलन हुआ उसका मेजबानी कौन करता है? मेटरनिक। तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो आमतौर पे आपको पूरी तरीके से याद समझ में आ गया होगा दोस्तों कि राष्ट्रवाद आखिर आगे जागृति कैसे हुआ, राष्ट्रवाद आगे कैसे बढ़ा और नेपोलियन के खिलाफ में कैसे कैसे लोगों ने षड्यंत्र रचा। तो चलिए हम लोग अब अपने किताब के थोड़ा सा पढ़ते हैं कि किताब आपका क्या कह रहा है। चैप्टर 1 है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। कह रहा है राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में राष्ट्रवाद नहीं था भाई। आपको पता है कि इतिहास प्राचीन काल, दूसरा का है मध्य काल और आपको पता है तीसरा क्या है? आधुनिक काल। इतिहास को कई भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल तो प्राचीन काल में भी आपका राजतंत्र था, मध्य काल में भी राजतंत्र ही था, लेकिन जो मध्यकाल था, मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थोड़ा सा ज्यादा जोर शोर से पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया, सामंती व्यवस्था और राजतंत्र की व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो वही बोल रहा है राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व का देना है। किसका देना है? आधुनिक विश्व का। पहले के समय में राष्ट्रवाद नहीं था। और बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दोस्तों हमने देखा था कि जिस प्रकार से नेपोलियन सबको इतना मार रहा था कि सिर्फ नेपोलियन के डर से सब लोग क्या होने लगा? एकजुट होने लगा, अपने क्षेत्र से प्रेम करने लगा, अपने संस्कृति से प्रेम करने लगा, अपने भाषा से, क्योंकि नेपोलियन अपना भाषा सब पे थोप रहा था, अपने राष्ट्रीय चिन्ह से प्रेम करने लगा, क्योंकि जो नेपोलियन था अपना राष्ट्रीय चिन्ह सबको थोप रहा था। तो वही कह रहा है राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी भौगोलिक यानी अपने क्षेत्र से, अपने संस्कृति से, अपने समाज से, अपने परिवेश से प्रेम करना सिखलाता है, यानी सबको एकजुट करना सिखलाता है। बात समझ में आया? तो अगर राष्ट्रवाद के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यह एक ऐसी भावना है जो अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से प्रेम करना सिखलाती है या लोगों में एकता का वाहक बनती है। ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हो गया यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो गया, लेकिन धीरे धीरे यह चिंगारी पनप रहा था, सुलग रहा था। और इस चिंगारी को डायरेक्ट आगे के रूप में कौन बनाया? तो याद रखिएगा 1789 की क्रांति। आगे आप लोग समझ ही लिए हैं कि 1789 की क्रांति में किस तरीके से जनता बेकाबू हो गया और राजतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपना क्या लाया? एक स्वतंत्रता लाया, गणतंत्र लाया। लेकिन फिर भी नेपोलियन क्या किया था? राजतंत्र ला लिया था। अब क्या कह रहा है? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात याद रखिएगा सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद को उत्तेजित कौन किया? तो नेपोलियन किया। नेपोलियन इतना मारा कमजोर देशों को कि मजबूर हो गया वह सब क्या होने के लिए? एकजुट होने के लिए। और उसी एकजुट को, एकता को, उसी भाव को तो हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों। तो कह रहा है नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात यानी अमीरों के हाथ से, फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना तो अमीर के हाथ से राजनीति को छीनकर गरीबों को, मध्यम वर्गों को दे दिया। और उसके बाद नेपोलियन आकर तो और दे दिया कि भाई जो भी चाहे नेता बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था, जो अमीर था वही नेता बन सकता था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो चाहे नेता बन सकता था, चुनाव लड़ सकता था और अपना प्रभुत्व कायम कर सकता था। तो कह रहा है अखबारों, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। किसको? राजनीति को। कौन बना दिया दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति। कौन कर दिया? फ्रांसीसी क्रांति।
आगे कह रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो जर्मनी था, इटली था, बहुत छोट छोट राज्य में बटा हुआ था। तो इटली और जर्मनी को क्या किया कि एकजुट किया। कौन? नेपोलियन। और एकजुट करने के बाद सबको, जैसे जर्मनी को उन जर्मन राइन संघ की स्थापना करके 300 में जर्मनी जो था छोटे बड़े 300 राज्यों में विखंडित था, तो उसको 39 राज्य में, याद रखिएगा, जर्मनी को 39 राज्य में। उसी प्रकार से इटली को सर्डिनिया पीडमाउंट करके छोट छोट उसमें क्या किया कि एकजुट किया। एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य, याद रखिए, फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के खिलाफ में लोग क्या हो गए? विरोध में जाने लगे। क्या कि नेपोलियन से सब नाराज होने लगा। नेपोलियन फ्रांस का तो भला करता था, लेकिन दूसरों जगह शोषण करने लगा, ज्यादा टैक्स लेने लगा ताकि उसके सैनिक खा पी सके और वेतन मिल सके। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट नौटंकी कर रहा है, क्या कीजिएगा। चलिए इसी में हम लोग को देखना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बोल रहा है कि फ्रांसीसी जो नेपोलियन इतना ना कांड कर दिया पूरे यूरोप में कि सारा देश था क्या कि किसके खिलाफ हो गया? नेपोलियन और फ्रांस के खिलाफ हो गया। कह रहा है इसके विरुद्ध में यूरोप में क्या जागृत हो गया? देशभक्ति का विचारधारा जागृत होने लगा। नेपोलियन के पतन के बाद आपको पता ही है कि नेपोलियन को हराने के लिए क्या क्या, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और क्या चीज है, उसके बाद रूस, चारों मिलकर क्या किया कि नेपोलियन को हरा दिया। तो वही कह रहा है नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पे? वियना में। आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि जैसे ही नेपोलियन को हराया सभी लोग मिलकर किससे? ऑस्ट्रिया से एक पार्टी मांगा, और वो पार्टी 1815 में कहां मनाया गया? वियना में, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी। तो वही कह रहा है राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी, और याद रखिएगा उस पार्टी में कुछ तो मीटिंग होगा भाई कि अगर हम जीते हैं, सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगने लगा कि नेपोलियन के राज से हमें भी कुछ चाहिए, जितना ही मिल सके, जिसका जितना योगदान था उसको उस तरीके से मिला। तो वही कह रहा है जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने और विजयों ने क्या कर दिया था? अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी कि पहले से फिर से निरंकुश। अब आप बताओ कि जो भी बुरा लोग है वो क्या चाहेगा कि हमारा रोजी रोटी कैसे चले? जब बुरा स्थिति आ जाए तभी ना, करप्शन बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, तो सब फिर से, सब लोग तो भ्रष्ट था ही, नेपोलियन अच्छा काम कर रहा था, तो नेपोलियन के जो भी शक्ति था उसको खत्म किया और फिर से अपनी व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार हो गया। परंतु उसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि भाई लोगों को अब आजादी का क्या लग गया है? लत लग गया है। लोगों को अपना अधिकार मांगने का लत लग गया है। और आप बताओ, जिसको आजादी का लत लग जाएगा, जिसको अपना हक मांगने का लत लग जाएगा, उसको आप कितना भी बेड़िया पहना लो, कितना भी उसको कैद कर लो, मानने वाला में से है? बिल्कुल नहीं। तो वही करा, वो लोग भूल गया कि जनता को नेपोलियन क्या सिखा दिया है? अपना अधिकार के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए बोलना। नेपोलियन तो इतना सिखा दिया कि भाई उसके विरोध में लोग खड़ा हो गया। तो आप बताओ इस सब का क्या धनिया तेजपात का कोई है वैल्यू जी? तो वही कह रहा है राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले तत्वों के रूप में उभर रही थी। लोग धीरे धीरे अपने जागृति को जगा रहे थे, अपना अधिकार मांगने के लिए अपना नेता बना रहे थे। कर 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन, याद रखिएगा वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। काहे हुआ? नेपोलियन के जो भी युद्ध जीता था नेपोलियन के खिलाफ में, सब लोग अपना एक पार्टी कर रहा था कि मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा किया गया। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसके द्वारा किया गया? मेटरनिक के द्वारा। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखिएगा मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, थुथुर था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब है थुथुर, अपन खाली बात मानने वाला, सबके बात को काट दे, खाली अपन बात माने। तो मेटरनिक कैसन था? थुथुर था। करा इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। काहे कि हर जगह पे राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी, सब लोग राजा को पीट रहा था, आंदोलन कर रहा था, राजा के खिलाफ में आवाज उठा रहा था। तो इन लोगों का काम था कि भाई यूरोप में फिर से शांति ला दिया जाए, फिर से राजतंत्र को ला दिया जाए, गणतंत्र को खत्म कर दिया जाए।
करा जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। और शांति को भंग कौन किया था? नेपोलियन के युद्ध ने। करा गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और किस व्यवस्था को लाना? फिर से पुरातन व्यवस्था को लाना। किसको? पुरातन व्यवस्था को, यानी पुराना व्यवस्था वही राजतंत्र वाला आ जाए। करा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था, याद रखिएगा, नेपोलियन के खत्म होने के बाद 1815 से 1848 तक, कब से? 1815 से 1848 तक यूरोप में मेटरनिक का वर्चस्व कायम रहा। और इसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक काल के नाम से। और इसमें जो भी व्यवस्था लागू हुआ उसको मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किसके व्यवस्था से? मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? फिर से पुरानी जो भी शक्ति थी, जो भी परंपरा था, उसको स्थापित करना। कह रहा है वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत, यानी 1804 से लेकर 1800 लगभग 15 तक यूरोप में किसका प्रभुत्व था? नेपोलियन का था। तो इसको हम लोग नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। और 1815 के बाद 1848 तक किसका प्रभुत्व रहा? मेटरनिक का। तो उसको मेटरनिक युग से याद रखिएगा। 1848 तक क्या हो जाएगा? मेटरनिक युग। और 1804 से 1815 तक कौन सा? नेपोलियन युग। तो कह रहा है कि नेपोलियन युग का अंत करना और मेटरनिक युग की शुरुआत करना था। इसका जो भी था, क्या था कि नेपोलियन युग का अंत कर दे और मेटरनिक युग का क्या कर दे? शुरुआत कर दे। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक चाहता था कि चारों तरफ उसी का चले, और इसलिए वो इटली को छोट छोट टुकड़ा में तोड़ दिया कि भाई न एक जगह रहेगा और न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यानी कि न एक जगह रहेगा न सब क्रांति करेगा। जो भी क्रांति वाला इलाका था सबको अपने कंट्रोल में कर लिया, और जितना लगा कि शांत इलाका है सबको छोट छोट टुकड़ा में वो चारों गोटा आपस में बांट लिया। तो वही कह रहा है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली, याद रखिएगा, इटली का सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश को दे दिया। किसको दे दिया? बुर्बो वंश को। जो राजा था फर्डिनेंड, कौन था? फर्डिनेंड को दे दिया। और कह रहा है रोम और उसके, इटली का ही भाग है रोम, और उसके आसपास के राज्य को किसको दे दिया? पोप को दे दिया। किसको दे दिया? पोप। आपको पता ही है, जो ईसाई का धर्म गुरु होता है उसको पोप कहते हैं। तो पोप को दे दिया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया, याद रखिएगा, कौन? लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया खुद अपना राज्य करने लगा। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका प्रभुत्व? याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा जब हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। तो सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया? बुर्बो वंश को। और याद रखिए, बुर्बो वंश के राजा कौन था? फर्डिनेंड। और रोम को किसको दे दिया? रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया कि भाई आप भी राज करो। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर खुद कौन कब्जा कर लिया? ऑस्ट्रिया का प्रभुता कायम, यानी ऑस्ट्रिया खुद कब्जा कर लिया। कर परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत को हैब्सबर्ग को दे दिया। किसको दे दिया? हैब्सबर्ग को दे दिया। तथा जेनेवा और सर्डिनिया पीडमाउंट, याद रखिएगा, जो जेनेवा और सर्डिनिया को क्या किया? पीडमाउंट के राज में मिला दिया। किसमें? पीडमाउंट, यानी जेनेवा और सर्डिनिया को पीडमाउंट के राज में सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में, याद रखिए, जर्मनी में कई गो, जो जर्मन राज संघ की जो स्थापना नेपोलियन किया था 300 से कई गो? 39 को किया था। तो वही करा, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, लेकिन उस पर क्या भाई, मतलब 39 का 39 ही रहा, उसको तोड़फोड़ नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस पर मेटरनिक अपना हाथ पंजा जताया हुआ था। कर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि भाई क्या ना आवे, राष्ट्रवाद का भावना ना आवे, यानी राजा के खिलाफ लोग आवाज ना उठावे, कोई भी इंसान आंदोलन ना करे। लेकिन क्या लोग चुप रहने वाला था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को आदत लग गया था स्वतंत्र रहने का, अपना मनमानी करने का। कर मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था, यानी पहले फ्रांस में 1789 से पहले फ्रांस में किस वंश का शासन था? बुर्बो वंश का शासन था। तो क्या किया मेटरनिक? फिर से उसी वंश का जो शासक था उसको वहां का क्या बना देगा? राजा बना देगा। और आप बताओ, कभी भी जो मेटरनिक है किसी ईमानदार और होशियार आदमी को राजा बनने देगा? बिल्कुल नहीं। वैसा राजा उसको चाहिए जो उसके इशारों पर नाचे। तो वही कह रहा है, बकलोल कोई राजा खोजेगा और उसको बना देगा। तो कह रहा है पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित की, और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की
विजयी थी, यानी जितना थुथुर सा था सब वियना सम्मेलन में अपना क्या किया, जीत करवा लिया। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना यानी राष्ट्र का भावना का क्या हुआ, प्रसार होने लगा और लोग फिर से आवाज उठाने लगा, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश और वो लोग जब और भी देश था देखा कि जब फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, सबको हिचका लगने लगा और धीरे धीरे यूरोप का जितना भी देश था सब उसका क्या करने लगा, नकल करने लगा और सब अपने राजा के खिलाफ में आवाज उठाने लगा। कह रहा है फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, याद रखिए, बुर्बो राजवंश के, आपको बताए ना कि क्या करेगा मेटरनिक, एक बेवकूफ इंसान को वहां का राजा बना देगा, तो बुर्बो राजवंश के पुनर्स्थापित किया और लुई 18वां को, किसको, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। याद रखिएगा, पूछेगा कि नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, तो याद रखिए लुई 18वां। कौन बना, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा, लेकिन लुई 18वां थोड़ा सा समझदार था, बकलोल था नहीं वो समझ गया कि लोग यहाँ का क्या चाह रहा है, भाई राजतंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, लोग चाह रहा है राजा अपने हिसाब से काम ना करे, जनता के हिसाब से काम करे। तो वही कह रहा है कि वह समझ गया और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। वह पुराने व्यवस्था को बिल्कुल नहीं थोपना चाहता था, वह एक नया व्यवस्था बनाया जो राजतंत्र तो हो लेकिन किस हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलने वाला। किस हिसाब से, संविधान के हिसाब, यानी संवैधानिक राजतंत्र। तो क्या किया, वह सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। और याद रखिएगा 2 जून, कब, 2 जून 1814, याद रखिए आपको बताए थे कि नेपोलियन 1814 में ही हार गया था, तो फ्रांस का राजा नेपोलियन, तो 1814 में एक राजा तो बनेगा ना, लेकिन पूर्ण रूपेण 1815 में, समझ रहे ना। तो 1814 में ही फ्रांस का राजा कौन बन गया था, यहाँ पे लुई 18वां। और वहां पे क्या किया कि सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र, क्या कर दिया, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया कि भाई आज के बाद राज यहाँ पे फ्रांस में कैसा चलेगा, राजतंत्र तो होगा लेकिन संविधान के हिसाब से, और वैसे राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, लेकिन लुई 18वां ज्यादा दिन चल नहीं पाया, इसका मृत्यु 1824 में हो गया। कब हो गया, 1824 में हो गया, तथा इसके मृत्यु के पश्चात अब कोई दूसरा तो राजा बनेगा ना जी, तो चार्ल्स दशम, कौन, चार्ल्स दशम जो है फ्रांस का राजा बना। कहाँ का राजा, फ्रांस का। अब बताइए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लुई 18वां के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, चार्ल्स दशम बना। कौन बना, चार्ल्स दशम। अब देखिए चार्ल्स दशम उसी तरीके से बिल्कुल थुथुर टाइप का इंसान था। चार्ल्स दशम के शासन काल में इसने कुछ परिवर्तन किए, परंतु इसका परिणाम देखिए, जैसे चार्ल्स दशम आया ना, तो लुई जो भी 18वां नियम लगाया था उस नियम में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। और बदलाव जैसे ही किया ना, तो लोग भाई नाखुश होने लगा और 1830 की क्रांति कर दिया। क्या कर दिया, 1830 की क्रांति। याद रखिएगा, अगर यह नियम नहीं बदलता तो शायद 1830 की क्रांति नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चार्ल्स दशम जो है एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावाद। यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, निरंकुश। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई निरंकुश क्या होता है। देखिए, एक होता है निरंकुश। निरंकुश होता है जिसका किसी पर किसी का बात ना माने, जो अपने मनमानी करे, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, 2-3 शब्द हम लोग समझ लेते हैं। निरंकुश का मतलब होता है जो बिल्कुल अपना मनमानी करे, उस पर किसी का अंकुश नहीं है, किसी का डर नहीं हो। एक होता है रूढ़िवादी। क्या होता है, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी का मतलब याद रखिएगा पुराने ख्याल वाला। क्या वाला, पुराने ख्याल वाला। यानी जो भी लोग, जैसे गांव में जो बूढ़े पुरानिया लोग हैं, वो लोग क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। आप नया केस कटवा लीजिए, तरीका स्टाइल मार लीजिए, वो लोग जलने लगेंगे, कहेंगे बेकार कर रहा है, ये सब खराब चीज है। यानी कि वह क्या है, रूढ़िवादी है। यानी पुराना बात को मानने वाले को हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं। और एक होता है उदारवादी। तो उदारवादी का मतलब होता है नया सोच के लोग, कि चलो कटवाइए लिया था का हो गया, जिनसे पहन लिया था का हो गया। लेकिन रूढ़िवादी लोग जो होता है इसको गलत मानता है। तो हम 3 चीज समझे। निरंकुश मतलब जिसपे किसी का हक ना हो, किसी के बात ना माने, किसी के अंदर में ना चले। और रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराने ख्याल वाला। और उदारवादी का मतलब होता है नए ख्याल वाला। क्या, नया ख्याल वाला, जो नया विचार को लेकर चलता हो।
तो वही कह रहा है जो चार्ल्स दसम था क्या था, निरंकुश था, किसी के अंडर में रहने वाला नहीं था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी, अब फ्रांस में क्या हो रहा था, राष्ट्रीयता, राष्ट्र का भावना उदय हो रहा था और जनतंत्रवादी भावना बढ़ रहा था, उसको क्या किया भाई, वो दबा देने का काम किया। क्या किया, दबा देने का, कि भाई कोई भी हमारे देश में राजतंत्र के खिलाफ नहीं जा सकता है, हमको ही सबसे प्रधान मानेगा कि कोई भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। और याद रखिएगा उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगने को, अब भाई चोर चोर मौसेरा भाई सुने हैं ना, जो जैसन रहेगा वैसन के संगत करेगा ना, तो ये खुद हेरुआ था, यह खुद प्रतिक्रियावादी था, तो यह अपना प्रधानमंत्री भी किसको बनाएगा, नीमन को बनाएगा, बिल्कुल नहीं, वह अपना प्रधानमंत्री भी प्रतिक्रियावादी यानी थेथर में थेथर पोलिगने को बनाया। किसको बनाया, पोलिगने को। याद रखिएगा चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, पोलिगने को। चार्ल्स दसम अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, पोलिगने को। कब बनाया मेरे भाई, 1830 में। कब बनाया, 1830 में। कह रहा है पोलिगने ने पूर्व में लुई 18वां जो लुई 18वां आया था उसका जो भी नियम कानून बनाया था सबको खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद कहा कि कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं होगा, कोई भी पहल का नियम कानून नहीं चलेगा। करा समान नागरिक संहिता स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग को स्थापना किया, यानी कि जो भी रहेगा अमीरों का बात चलेगा, गरीब का कोई भी वैल्यू नहीं है। करा विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम ने उदारवादी आपको बताया है ना, नया सोच के व्यक्ति, जो नया सोचता हो, वो सब जितने भी व्यक्ति थे सब अपने खिलाफ चैलेंज समझ लिया कि भाई हमको चुनौती दे रहा है, बताइए कि नियम को कैसे बदल दिया। लुई 18वां गरीबों के लिए नियम बनाया था और या के नियमे को बदल दिया, कहा इसको तो भाई सबक सिखाना पड़ेगा, और सब लोग मिलेगा, मिल के क्या कर देगा, इसके खिलाफ क्रांति कर देगा। क्या कर देगा, क्रांति। करा प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगने के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, पोलिगने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, यानी कहा कि चलो राजा से कहते हैं, राजा कुछ तो बात मानेगा, लेकिन राजा तो पहले से थेथर था, वह तो सिखा के करवाता था इससे। तो कह रहा है चार्ल्स दसम ने, अब जब लोग इसके विरुद्ध में आवाज उठाया कि राजा साहब देखिए आपका प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे कर रहा है, तो राजा दबिया के आप मारने लगा कि तू प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो लोग क्या किया, असंतोष प्रकट किया, किसके खिलाफ, पोलिगने के खिलाफ। केकरा सामने, चार्ल्स दसम के सामने। लोग को लगा कि सुन लेगा कि राजा हमार निमन है, प्रधानमंत्री बेवकूफ है, लेकिन इस सब तो रजे का खेल था। कह रहा है चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, याद रखिएगा कब, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा, यानी 4 को नियम बनाया और उसका गला घोट दिया। बोला कि भाई कोई भी क्या कहते हैं उसको, समाचार पत्र वाले कुछ भी छाप नहीं सकता है, लोग मीटिंग नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं 4 को नियम बनाया और उसको दाब दिया। और लोग तो खिसिया गया कि रे रजवो हेरुआ है, वो तो हेरुआ था ही, अब खिस लड़ गया। कहा इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में, याद रखिएगा पेरिस में क्रांति की लहर दर गई और 28 जुलाई को, कब, याद रखिए 25 जुलाई को नियम बनाया और उसको दबाया, और 28 जुलाई को लोग क्या कर दिया, गृह युद्ध आरंभ, यानी अपने ही घर में, यानी फ्रांस में ही लड़ाई चालू कर दिया। जुलाई 1800, और ये जो क्रांति हुआ जुलाई महीना में हुआ, इसलिए इसको कौन सा क्रांति कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः यानी कि क्या हुआ कि चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग दिया, गद्दी को अपने आप छोड़ दिया, और कहां भाग गया मेरे भाई, इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी इंग्लैंड भाग गया। आपको पता था कि भागा काहे कि इसी का बुर्बो वंश का ही राजा है, और इसी के वंश के राजा कब पकड़ाया था लोगों से, 1789 में। ये बहुत ही हीरो बन रहा था, ये भागा नहीं, बल लोग क्या किया, लटका के मुआ दिया। राजा को तो मारा ही मारा, रानी को भी मार दिया। तो इस चार्ल्स दसम जान रहा था कि हमारा बाबा लेखा हाल ना हो जाए, यानी पहले लेखा लोग हमको टांग न देवे, लटका न देवे, जिस वजह से चुप्पे जानी कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया, इंग्लैंड पलायन कर गया। इस प्रकार फ्रांस में किस वंश का, बुर्बो वंश का शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। अब पूछेगा कि फ्रांस में किस क्रांति के बाद बुर्बो वंश का शासन खत्म हुआ, तो जुलाई 1830 क्रांति के बाद। उसका अंतिम शासक कौन था, तो भाई फ्रांस में चार्ल्स दसम था। आगे कह रहा है फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर, याद रखिएगा, एक नया वंश आया, आर्लियंस वंश। कौन सा वंश, आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप था। कौन था,
याद रखिएगा आर्लियंस वंश का, यानी 1830 में किस वंश को गद्दी सौंपा गया? तो फ्रांस का गद्दी, तो आर्लियंस वंश को। और आर्लियंस वंश का कौन सा शासक फ्रांस के गद्दी पे बैठा? तो याद रखिएगा लुई फिलिप। कौन सा बैठा? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। यानी जो भी नया सोच के लोग था, पत्रकार था और वहां के जनता था, सबको पुल्हा लिया, भाई तुम्हारा अगर भला कोई कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं, तुम हमको अपना राजा बनाओ। लोग भाई क्या होता है, भोला भाला होते हैं, लोग क्या कर लिया, इसको लुई फिलिप को राजा बना दिया। लेकिन आपको पता है ना, ये भी बहुत हेरुआ था। जनता के समर्थन से वो राजा बन गया। तब उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही और जान रहा था कि लोग को खुश करके नहीं रखेंगे ना, तो लोग हमको भी लटकाएगा उकनिए जैसन। आगे आया कि भाई 1830 की क्रांति हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव हुआ? तो भाई क्रांति का प्रभाव क्या होगा? थोड़ा सा सुधार होगा, लोग उससे देख के सीखेगा, धीरे धीरे दूसरा देश भी करना चाहेगा कि हमरो जगह क्रांति हो जाए। कह रहा है इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। यानी लोगों को लगने लगा कि कोई भी जबरदस्ती आके राज नहीं कर सकता है, जनता के खिलाफ में जाकर राज नहीं कर सकता है। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता, यानी मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों का देन था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित, यानी 1789 का जो क्रांति हुआ था और यह दबा गया था, उसको फिर से जीवित कर दिया और बता दिया लोगों को कि राजा का मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगा, वही चलेगा जो जनता चाहता है। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप में पड़ा और सब यूरोप के देश धीरे धीरे अपने राजा के खिलाफ में क्रांति करने लगे और राजा को बताने लगे कि देखिए जैसा चार्ल्स दशम के साथ हुआ है, लोग भगा दिया है, कहीं वैसा ना आपको करना पड़ जाए, सुधर जाओ। तो कुछ डर से सुधर गया, कुछ थेथर था तो उसको लोग सब मारा खूब। करा इस प्रकार से सब चारों तरफ आंदोलन क्या हुआ, उठ खड़ा हुआ। और आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आगे फिर एक क्रांति हो गया जिसको हम कहेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति। क्या कहेंगे? 1848 ईस्वी की क्रांति। कहे कि यहाँ पर लुई फिलिप आपको बताया कि क्या था, एक भेष बदला हुआ था, गिरगिट का तरह रंग बदला था, राजा बनने के लिए लोगों का फायदा उठा रहा था। लेकिन भाई सच्चाई कब तक छुपेगा? बताओ, छुपने वाला है? बिल्कुल नहीं। कह रहा है लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, यानी नया सोच का तो शासक था, लेकिन वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यानी अपना साम्राज्य को क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था। उसने अपनी विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी जो भी छोटे लोग थे उसको खुश करने के लिए, याद रखिएगा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय, कौन सा? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। आपसे पूछेगा कि भाई स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन कौन किया? तो लुई फिलिप किया। कौन किया? लुई फिलिप। इसका मतलब था कि भाई हमको अमीर को भी खुश रखना है और गरीब को भी खुश करना है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। करते हुए 1840 में, याद रखिए 1840 में जो लुई फिलिप था, गीजो को, किसको? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। याद रखिएगा जो चार्ल्स दशम था अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? पोलिग्नेक को। और जो लुई फिलिप है अपना प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? गीजो को। वह 1830 में बनाया था और ये 1840 में बनाया गीजो को अपना प्रधानमंत्री। गीजो देखिए यह तो थोड़ा ठीक था, लेकिन गीजो बिल्कुल कट्टर प्रतिक्रियावादी था। यह बिल्कुल मतलब लोगों का बात नहीं मानना चाहता था। वह किसी भी तरीके का वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के खिलाफ था। वह बिल्कुल सुधार करना नहीं चाहता था। वह सोचता था कि जैसा चल रहा है चलने दो, कोई सुधार की यानी विकास करने की जरूरत नहीं है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, यानी जो भी अमीर लोग थे सबको अपना। अब बताओ कि एक तो पहला बात, अमीर का संख्या क्या होता है? बहुत कम होता है। और दूसरा बात क्या होता है? अमीर ज्यादा राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसको राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन जो फिलिप था सिर्फ अमीरों को ही अपना साथ रखना चाहता था, रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। यानी भाई अमीर लोगों को राजनीति में कहाँ काम, उसको तो पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं है और उसी को वो रखना चाहता था। अब बताओ गरीब उसका सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अभिरुचि नहीं थी और उसका संख्या भी बहुत कम था, यानी कि अल्प मत में थे, यानी कि उसका वोट जो था ना बहुत कम था। किसका? अमीरों का।
उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। किसके पास? लुई फिलिप के पास कोई सुधार का काम नहीं किया था और न ही उसका विदेश नीति अच्छा था, यानी न ही अगल बगल के जो भी पड़ोसी देश है उससे उसका नीति सब तरह से झगड़ा उगड़ा मोल लिया था। कह रहा है उसके शासन काल में देश में, याद रखिएगा, भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। लोग खाने के लिए तरसने लगे, लोगों को काम नहीं था। यानी भूखमरी और बेरोजगारी किसके काल में आया? तो लुई फिलिप के काल में। किसके काल में? लुई फिलिप। याद रखिएगा, लुई फिलिप के काल में क्या आ गया? भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगा, जिसकी वजह से गीजो का, यानी जो भी गीजो क्या था, प्रधानमंत्री था, किसका? लुई फिलिप का। तो गीजो के खिलाफ में लोग आवाज उठाने लगा और कह रहा है सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को, याद रखिएगा, कब? 22 फरवरी, याद रखिएगा इस डेट को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस के कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया और जगह जगह उसका क्या होने लगा? विरोध होने लगा और आंदोलन करने लगा। किसके? लुई फिलिप के विरोध। किसके विरोध? लुई फिलिप के विरोध में हर जगह पे अवरोध होने लगा और इतना मजबूर किया गया, उसके जो उसका महल था उसको घेर लिया गया और घेरने के बाद इतना डर गया कि गद्दी छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया गया। आप बताओ, इसको भी तो कहानी पता है कि नहीं है कि अगर लोगों के हम हाथ लग गए तो भाई हमको लटका देगा, नहीं तो भोंक भाग के मुँह आ देगा। पहले क्या था? चाकू लेता था, भोंक देता था, आदमी मर जाता था भोंकने पर। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने, याद रखिए, कब? 24 फरवरी को। कब गद्दी त्याग दिया जी? 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड कहे जाता था, जितना भी हेरुआ राजा था सब इंग्लैंड कहा जाता था। कहे कि भाई फ्रांस इस सब का जो भी था ना, इंग्लैंड में चलती नहीं चलता था। वहां पे इस सबसे अगर शक्तिशाली कोई था तो इंग्लैंड था। कोई भी राजा इंग्लैंड में जाकर इस सबको मार नहीं सकता है, कोई वहां से खींच कर, जैसे अभी देखिएगा भारत में कोई भी बदमाशी करता है तो इंग्लैंड भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है? उसी प्रकार से उस टाइम भी था इंग्लैंड। ये पहले से ही चोर को रखता है, सबको क्या देता है? अपना आवास देता है। तत्पश्चात इसके बाद जो लुई फिलिप भाग गया, उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 साल से जितना भी बड़ा लोग था, कितना? 21 साल से जितना भी बड़ा लोग था सबको मताधिकार, लेकिन पुरुषों को सिर्फ, किसको? पुरुषों को सिर्फ, किसको? 21 साल से प्लस पुरुषों को मताधिकार मिला, महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला। ठीक है, और काम और अधिकार की गारंटी दी गई कि भाई हम आपको काम देंगे, आप हमको वोट दीजिए। याद रखिएगा, गणतंत्रवादियों का जो नेता था वह मार्टिन था। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? मार्टिन। याद रखिए, गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन था एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। कौन था? लुई ब्ला। अब देखिए, गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला, दोनों में झगड़ा होने लगा, हम राजा बनब, हम राजा बनब। इसी बीच में एक तीसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था, क्या चीज? लुई नेपोलियन। क्या बना? लुई नेपोलियन। तो याद रखिएगा, चुनाव हुआ और लुई नेपोलियन को पहले राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। कब? 1848 में। लेकिन 1852 आते आते लुई नेपोलियन क्या किया? फिर से अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और गणतंत्र को खत्म कर दिया। यानी अंततः फिर से सब क्रांति के बाद भी लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया? सम्राट बन गया। क्या बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया। तो दोस्तों हम लोग देखें कि एक थोड़ा सा हम लोग क्या रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देखते हैं हम लोग कि भाई नेपोलियन जो आया क्रांति के, यानी 1789 के क्रांति के बाद इसके राजगद्दी पे कौन बैठा? नेपोलियन बैठा। कौन बैठा? नेपोलियन बैठा। और नेपोलियन धीरे धीरे चारों तरफ फ्रांस के आधिपत्य को बड़ा करने लगा, पूरा क्षेत्र को विस्तार कर लिया। और 1814 में याद रखिएगा इनको हरा दिया गया और यहाँ का फ्रांस का जो शासक किसको बनाया गया? लुई, मतलब इसके बाद 1814 में हराया गया और पूर्ण रूपेण से 1815 में हरा दिया गया। और यहाँ पे जो भी 4 देश, कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, उसके बाद में फ्रांस नहीं, फ्रांस को तो हराया गया था, प्रसा, उसके बाद में आपका हो जाएगा रूस। कौन सा? प्रसा। प्रसा के बाद में रूस, और रूस के बाद में आपका एक कौन था? ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, और एक कौन था मेरे भाई? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। ये सब मिलकर क्या किया कि नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन के हराने के बाद क्या किया कि उस पर अपना
कब्जा कर लिया और सबको टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया। एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, नेपोलियन को हरा दिया गया। 1815 में क्या किया गया, वियना में ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस क्या किया कि एक सम्मेलन बुलाया, और सम्मेलन के एक ही मकसद था कि भाई हमको क्या करना है, उसे में बिल्कुल और बिल्कुल नेपोलियन का जो काल था, उस नेपोलियन के काल को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। और मतलब कि 15 से 48 तक मेटरनिक काल को, किसको, मेटरनिक काल को या मेटरनिक युग को क्या करना है, लागू कर देना है। और धीरे धीरे सबका क्या कर देना है, बंटवारा करना है। और बंटवारा करने के बाद वहां पर याद रखिएगा, लुई 18वां को क्या कर दिया गया, शासक बना दिया गया। लुई 18वां को शासक बनाया गया। और लुई 18वां के शासक के बाद लुई 18वां कब मर गया, 1824 में। लेकिन लुई 18वां क्या किया था, संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया था। लेकिन उसके मृत्यु के बाद याद रखिए, चार्ल्स दशम को, किसको, चार्ल्स दशम को वहां का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। लेकिन यह प्रतिक्रियावादी था, यह पुराने जितना भी नियम था सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और याद रखिएगा, चार्ल्स दशम जो था पोलिगनेक को, किसको, चार्ल्स दशम पोलिगनेक को क्या कर दिया, अपना 1830 में प्रधानमंत्री बना दिया। और पोलिगनेक ऐसा ऐसा नियम कानून लाया कि लोग उसके खिलाफ क्या करने लगा, आंदोलन करने लगा। और इस प्रकार से 1830 की आंदोलन क्या हुआ, खत्म हुआ। और उसके प्रभाव से जितना भी अगल बगल के देश था सब लोग अपना आंदोलन करना शुरू कर दिया, अपने राजा के खिलाफ में आवाज उठाने लगा। उसके बाद में लुई फिलिप को वहां का क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। कहां का, फ्रांस का। लुई फिलिप कुछ दिन तक चुपचाप काम किया, लेकिन आगे जाते जाते 1840 में, कब, 1840 में वह क्या किया कि 1840 में गीजो को, किसको, गीजो को अपना प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, गीजो को। और जो चार्ल्स दशम था अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, पोलिगनेक को। और दोनों जो राजा था अपने प्रधानमंत्री के वजह से ही गया। तो गीजो भी ऐसा कानून लाया कि वहां के लोग भड़क गया और उसको, लुई फिलिप को 22 फरवरी को क्रांति किया और वहां पे उसको क्या किया, गद्दी त्याग देने के लिए, 24 फरवरी को गद्दी त्याग देने के लिए मजबूर कर दिया। और वह गद्दी त्याग कर कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति खत्म हो गया। और फ्रांस की क्रांति के बाद हम लोग याद रखिएगा, अगला लेक्चर में जो पार्ट 2 आपका आने वाला है, चलिए दोस्तों हम लोग देखें कि भाई यहाँ पर पार्ट 1 जो है इसमें हम लोग क्या देखें, फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में देखें। जैसे इसका जो पार्ट 2 होगा, यानी कि जो लेक्चर 2 होने वाला है, उस पार्ट 2 में हम लोग इटली का एकीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, इटली के एकीकरण के बारे में देखेंगे, एकीकरण। और पार्ट जो 3 आएगा दोस्तों, पार्ट 3 में हम लोग जर्मनी के एकीकरण देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण देखेंगे, याद रखिएगा। और जो भी बचेगा वो पार्ट 3 में ही कोशिश करेंगे कि कवर कर दें, नहीं तो अगर दिक्कत हो तो पार्ट 4 कर लेंगे हम लोग। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, इतना अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ बने रहिएगा, हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से इतिहास का हर एक पार्ट लाने वाले हैं। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मज़ा होगा। और इतना विश्वास रखिए कि आपको इतिहास से प्यार हो जाएगा। जो भी इतिहास बोरिंग लगता है, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।